अगर जंग मशीनें लड़ेंगी तो इंसान क्या करेंगे? यूक्रेन का जवाब देखिए। सैनिक कम पड़े तो यूक्रेन ने उतारे रोबोट। अब युद्ध इंसान नहीं बल्कि मशीनें लड़ रही हैं। क्या इंसानी सैनिकों का ज़माना ख़त्म हो चुका है? यूक्रेन ने रूस पर रोबोट छोड़ दिए हैं। सैनिकों की कमी हुई तो यूक्रेन ने युद्ध में उतारे रोबोट। इसे साइलेंट बनकर रूस पर ढा रहे हैं कहर। क्यों बनी चर्चा में ये खबर? रोबोट्स की एंट्री। युद्ध के मैदान में अब इंसानी सिपाही गोलियां नहीं चला रहे बल्कि उनकी जगह यूक्रेन ने अपने रोबोट उतार दिए हैं। इन्हें साइलेंट डेथ भी कहा जा रहा है। रूस के द्वारा इस प्रक्रिया को जो है वो साइलेंट डेथ भी कहा जा रहा है। ये रोबोट जो है वो जंग के मैदान में क्यों उतारे गए हैं? तो खबर के मुताबिक सैनिकों की कमी के कारण यूक्रेन को ये कदम उठाना पड़ा है। ये रोबोट अब दुश्मन यानी कि रूस पर कहर बरपा रहे हैं। ये नज़ारा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का है। रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। अब सवाल ये है कि कौन से रोबोट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो साइलेंट डेथ वाले ग्राउंड रोबोट UGV, ये 4 पहियों वाली छोटी गाड़ी जैसे रोबोट हैं। रूस के सैनिक उन्हें साइलेंट डेथ के नाम से भी जान रहे हैं क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं और रूसियों को आवाज़ तब आती है जब ये 10 मीटर दूर रह जाते हैं, यानी कि ब्लास्ट रेंज के अंदर ही। इस तरह का दिखने वाला ये रोबोट है। इसी को जो है वो साइलेंट डेथ के नाम से जाना जा रहा है। अब ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में अगर हम जानें तो यूक्रेन की रोबोटिक वैनगार्ड जो है वो रणनीति, उसकी जो काम करने की रणनीति है वो 3 फेज में चलती है। पहली फेज जो है उसको आंखें कहते हैं, यानी कि आइस के नाम से उनको जाना जाता है। ड्रोन से रूसी पोजीशन स्कैन करते हुए मशीन गन पोस्ट बंकर लोकेट करते हैं। इसके बाद दूसरा फेज जो शुरू होता है तो उसमें रेटल होते हैं, यानी कि टर्मिट जैसे कि रिमोट कंट्रोल रोबोट सीधे खाई में घुसते हैं। ऑपरेटर मीलों द्वारा बंकर में बैठकर गेमिंग चेंजर, यानी कि इसको चलाने वाला जो है वो मीलों दूर रहकर भी इस गेम को जो है वो चेंज कर सकता है। गेम चेंजर से इसको कंट्रोल करते हैं। कुछ रोबोट में मशीन गन के टेस्ट भी हो चुके हैं। इसका जो फेज 3 शुरू होता है वो होता है हवा से सफाया, यानी कि उसी समय फ्लेमिंग ड्रोन ऊपर से थर्मोबैरिक ग्रेनेड से गिराते हैं ताकि बंकर जो है वो साफ हो जाए। तो पूरी लड़ाई जो है वो ड्रोन और रोबोट से होती है। जमीन पर एक भी यूक्रेनी सैनिक नजर नहीं आता है। अप्रैल 2026 में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पहली बार सिर्फ रोबोट प्लस ड्रोन से रूसी पोजीशन कैप्चर हुई है और दुश्मन ने सरेंडर कर दिया है। यूक्रेन द्वारा जो है ये बयान भी दिया गया था। इसके बाद क्यों उतारे रोबोट? अगर ये सवाल आता है कि रोबोट जो है वो जंग के मैदान में क्यों उतारे गए हैं, तो सैनिकों की भारी कमी इसकी पहली वजह रहेगी। 4 साल की जंग प्लस रूस की आबादी जो है वो कम है। कई सैनिक 344 से 334 दिन तक बिना रोटेशन फ्रंट पर फंसे हैं। ज़ेलेंस्की 2026 के पहले महीने में रोबोट सिस्टम ने 22,000 मिशन जो है वो लगातार किए हैं। दूसरा इसका मेन पॉइंट आता है जान बचाना, यानी कि एक असॉल्ट यूनिट का अनुमान है कि 164 रोबोट जो हैं वो मिशन ने वो काम किया है जिसके लिए 2300 सैनिक चाहिए होते हैं और सैकड़ों हताहत होते हैं। कमांडर का फॉर्मूला है कि मेटल फेंकना बेहतर है इंसानों से, क्योंकि रोबोट जो है वो खून नहीं बहाते हैं। रूस का निकनेम भी इसको जाना जा रहा है, यानी कि रूसी सैनिक जो हैं वो इन विस्फोटों को रोबोटों को जो है वो साइलेंट डेथ के नाम से भी बुलाते हैं क्योंकि आवाज़ जो है वो ब्लास्ट से 10 मीटर पहले ही आती है। कितने रोबोट हैं अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो यूक्रेन 2026 के 6 महीने पहले में 25,000 ग्राउंड रिपोर्ट को जो है वो रोबोट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। 2025 में 15,000 UGV डिलीवर हुए थे और 2026 का टारगेट जो है वो 20,000 प्लस है। मार्च 2026 में सिर्फ 1 महीने में 9,000 UGV मिशन हो चुके हैं। अहम बात यह है कि अभी तक रोबोट इंसानों की जगह पूरी तरह नहीं ले सकते हैं, यानी कि अगर हम ये देखें कि रोबोट जो हैं वो क्या इंसानों की जगह पूरी तरह ले सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ इंसानों द्वारा ही किए जा सकते हैं, जैसे कि मशीन गन ग्रेनेड लॉन्चर की जगह ले रहे हैं। पर टोही माहिन बिछाना जैसे काम इंसानों के में इंसान ज़रूरी हैं। टारगेट के है 2026 फ्रंट की 30% पोजीशन जो है वो रोबोट से रिप्लेस कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो शुरू हुआ था 31 आज मतलब इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो 24 फरवरी 2022 को जो है वो यूक्रेन ने
रूस और यूक्रेन का जो है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसका कारण था नाटो में यूक्रेन की एंट्री और डोनबास में रूसी भाषी लोगों का मुद्दा। 31 मई तक जंग जो है वो 5वें साल में दुनिया की सबसे लंबी यूरोपीय जंग ये बन गई है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये सबसे बड़ी जंग मान सकते हैं हम इसको। अगर हम इसके उसकी बात करें, इसके प्रभाव की, जो जिस तरह हमने इसके फेस की बात की कि जो हमारी जो ये अब जो ये लड़ाई है वो टेक्निकल वॉर की तरफ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसमें ड्रोन वॉर हो गया। 2022-23 में ड्रोन वॉर रहा था और इसी तरह फेज सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रहा है। 2024-25 में जीपीएस के द्वारा जीपीएस जाम कर दिया गया था, ड्रोन जैमिंग के द्वारा जो है वो लड़ाई लड़ी गई थी। फेज 3 में जो है वो रोबोट वॉर 2026 में जो है वो ये शुरू हो गई है रोबोटिक वैनगार्ड से। ज़मीन पर रोबोट नहीं है बल्कि हवा में ड्रोन है, बंकर में जो है वो ऑपरेटर है। अगर हम बात करें इसके प्रभाव के बारे में, तो इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट या फिर प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव किसके लिए है, मतलब जिनकी तरफ से ये रोबोट लगातार भेजे जा रहे हैं, यानी कि यूक्रेन की तरफ से। तो 164 रोबोट का मिशन है, 23,000 सैनिकों का काम है, सैकड़ों जाने जो है वो बचाई जा चुके हैं इसकी वजह से। अप्रैल 2026 में जो है पहली बार सैनिक रूसी पोजीशन में जो कैप्चर कर पाए हैं। और निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ये है कि जंग जो है डीह्यूमनाइज्ड हो गई है। कमांडर पहले वॉर मैस्कुलिन थी, अब जो है वो टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है। इसी के साथ एआई अगर गलती करे तो अकाउंटेबिलिटी का सवाल भी पैदा नहीं होता है। ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर हम इसमें बात करें तो दुनिया के लिए फ्यूचर वॉर का मॉडल बन गया है। अगर हम इसके बचाव की बात करें तो रशिया का जो है वो जवाब है कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, जीपीएस इंटरफेरेंस है, रोबोट को कंट्रोल से बाहर करना है। यूक्रेन की समस्या ये है कि रोबोट अभी माइन बिछाने टोही में इंसान की जगह नहीं ले सकते हैं। 2026 टारगेट में सिर्फ 30% पोजीशन जो है रोबोट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसके एथिकल बचाव की बात करें तो ह्यूमन इन लूप, यानी कि रोबोट खुद फायर नहीं कर सकता है, इसमें इंसान की परमिशन ज़रूरी होती है। इसके बाद अगर हम इसके नुकसान का आंकड़ा देखें तो यूक्रेन में 55,000 प्लस सैनिक शहीद हो चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन के अगर हम रूस की बात करें तो यहाँ पे 5 लाख प्लस हताहत और भारी टैंकर हथियारों की कमी हो चुकी है। अर्थव्यवस्था दोनों देशों की तबाह हो चुकी है। अब सवाल ये है कि इतना नुकसान होने के बावजूद भी ये जंग जो है वो क्यों नहीं रुक रही है। तो दोनों तरफ जीत हार का सवाल बन गया है। यूक्रेन अपनी ज़मीन बचाना चाहता है और रूस अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। अगर हम देखें कि हम जो है वो डिजिटल वॉर की तरफ किस तरह जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा शीर्षक रहेगा वो रहेगा ट्रेडिशनल से टेक्निकल वॉर तक, यानी कि रोबोटिक वैनगार्ड तक। तो ड्रोन, जिस तरह अभी हमने देखा कि फेज़ 1 में जो है वो ड्रोन वॉर शुरू हुआ था 2022-23 में। सबसे पहले FPV ड्रोन से टैंक उड़ाने का दौर जो है वो शुरू हुआ था, इंसान फ्रंट पर था और ड्रोन हवा में थे। दूसरे फेज़ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू हुआ 2024-25 में, जिसमें GPS जैमिंग था और ड्रोन जैमिंग था, सिग्नल कट करना था। इसी के साथ जंग जो है वो स्क्रीन पर लड़ी जाने लगी थी। अगर हम थर्ड फेज की इसमें बात करें तो रोबोट वॉर जो है वो 2026 से अभी तक का दौर है। इसके जो कारण है वो ये है कि फर्स्ट जो इसका पॉइंट रहेगा वो रहेगा सैनिक कम पड़े, यानी कि यूक्रेन की आबादी रूस से 3 गुना कम है। 4 साल में सैनिकों की भारी कमी देखने को मिली है। कई सैनिक 334 दिन तक बिना छुट्टी के लगातार काम करते रहे हैं। दूसरा, अगर हम इसका पॉइंट देखें तो ज़रूरत ने जो है वो ये इनोवेट किया है, यानी कि ये रोबोटिक वैनगार्ड रणनीति बनाई गई है। अगर हम इसके नए सिस्टम की बात करें तो ड्रोन में नए 3 सिस्टम हैं, जिसमें आईज हैं, आँखें यानी कि ड्रोन, और हाथ हैं यानी कि रेटल, और दिमाग है यानी कि गेमिंग चेयर। तो इसके आंकड़े की अगर हम बात करें तो 2026 के पहले महीने में 22,000 मिशन सिर्फ रोबोट ड्रोन ने किए। अप्रैल में पहली बार बिना एक भी सैनिक रूसी पोजीशन जो है वो कैप्चर हुई थी। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें, जो ग्लोबल इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इसके फ़ायदे और ख़तरे दोनों ही हैं। अगर हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है जान बचाना, यानी कि 164 रोबोट जो है वो मिशन ने 23,000 सैनिकों का काम किया है। कमांडर का फार्मूला है कि मेटल फेंकना बेहतर है इंसानों से, क्योंकि रोबोट जो है वो खून नहीं बहाते हैं। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो मशीन थकती नहीं है, 45 दिन तक पोजीशन पर लगातार टिकी रह सकती है। ग्लोबल ट्रेंड की अगर हम इसमें बात करें तो पूरी दुनिया के लिए फ्यूचर वॉर का मॉडल बन गया है। भारत, चीन, अमेरिका सब रोबोट पर पैसा लगा रहे हैं। अगर हम इसकी निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डीह्यूमनाइजेशन, यानी कि जंग वीडियो गेम बन गई है।
और वेटरन सैनिक पहले वॉर मैस्कुलिन थी, ट्रेनिंग थी, हिम्मत मायने रखती थी, अब जो है ये सब कुछ टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर एआई रोबोट से गलती से सिविलियन को मार दे तो जिम्मेदार कौन, इंसान या मशीन। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है नई आर्म्स रेस, यानी कि रूस में जवाब में रोबोट बना रहे हैं और जंग और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। अगर हम इसके बचाव की बात करें तो इस टेक्निकल वॉर से जो है वो किस तरह बचा जा सकता है, तो रूस को जो है वो रूस का बचाव है इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस, यानी कि जीपीएस जैमिंग, रोबोट को भटकाना, सिग्नल जैमिंग जिसके जरिए रिमोट जो है वो कंट्रोल कट करना है, और एंटी ड्रोन गन्स यानी कि ऊपर से ड्रोन गिराना। अगर यूक्रेन की चैलेंजेस की बात करें तो रोबोट अभी माइन बिछाने में, क्लोज कॉम्बैट में इंसान की जगह नहीं ले सकते हैं। बैटरी रेंज की लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 किलोमीटर के बाद इसको चार्जिंग चाहिए होती है। 2026 टारगेट है फ्रंट की सिर्फ 30% पोजीशन ही रोबोट रिप्लेस कर पाए हैं। अगर इन सब में हम एथिकल बचाव की बात करें तो ह्यूमन इन द लूप को हम कह सकते हैं कि यूक्रेन का नियम है रोबोट खुद से फायर नहीं कर सकता है, लास्ट डिसीजन जो रहेगा वो हमेशा इंसान ऑपरेटर की मशीन से ही होगा। ये गलती और वॉर क्राइम्स को रोकने के लिए हैं। दुनिया के लिए सबक की अगर हम बात करें तो जंग जो है वो टेक्नोलॉजी से जीती जा सकती है, पर शांति के लिए इंसान ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।